वर्चुअल रीडायरेक्ट का क्या मतलब है कि क्राउलर जब हमारी वेबसाइट पर आए और उसको कोई चीज़ डुप्लीकेट मिल रही होती है, यानी कि हमारे मुताबिक डुप्लीकेट है कि उसका एक कंटेंट होम पेज पर लगा हुआ है और एक किसी सब पेज पर लगा हुआ है, तो वो डुप्लीकेट है। तो हम उस पेज पर जाकर क्राउलर को कह देते हैं कि भाई ये कैनोनिकल है, इसको क्राउल नहीं करो। लेकिन जो विजिटर होता है उस पेज पर जब आएगा उससे नहीं हम मना करें, वो आए इन्फॉर्मेशन ले, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हम रैंकिंग करने के लिए क्राउलर को मना करने लगे। सो अब हम ये कह रहे हैं कि भाई क्राउलर को मना कर रहे हैं कि भाई इसको विजिट नहीं करो। सो विजिटर को मना नहीं कर रहे, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये वर्चुअल रीडायरेक्ट है, यानी कि फिजिकली तो पेज मूव नहीं करता, बल्कि सिर्फ क्राउलर मूव कर रहा होता है कंटेंट के लिए। लेकिन अब हम जो रीडायरेक्ट पढ़ रहे हैं ये फिजिकल रीडायरेक्ट है। तो इसका क्या मतलब होगा कि फिजिकली मूवमेंट होगी, यानी जो विजिटर आएगा वो भी मूव करेगा, जो क्राउलर होगा वो भी मूव। मिसाल के तौर पर मैं लिखूंगा abc.com एंटर, तो वेबसाइट खुलेगी geo.tv। मैं लिखूंगा geo.tv, तो वेबसाइट खुलेगी पीक सॉल्यूशंस। तो क्या हुआ, फिजिकल रीडायरेक्ट हुआ ना। ये मैंने एग्जांपल दिया आपको, यानी कि एक वेबसाइट का नाम लिखें और दूसरी खुल जाए, तो इसे हम बोलते हैं फिजिकल रीडायरेक्ट। अच्छा, आप ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई बग होता है ना, हैकिंग हुई होती है। अब ये पढ़ते हैं आपको समझ में आएगा ये क्या होता है। बिल्कुल, ये एक वो भी होता है, ये एक बग भी है कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट को हैक कर लेता है और उसको अपनी मर्जी की साइट पर ले जाता है, ये एक बग भी है, ठीक है। लेकिन हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं वो बग नहीं है, वो भी देखते हैं वो क्या। A redirect is a way to send both users and search engines to different URL, यही बताया मैंने आपको। अच्छा, उसके बाद आ जाए, कह रहा भाई ये दो तरह के होते हैं, 301 एंड 302। 301 जो होता है वो परमानेंट होता है, और जो 302 होता है वो टेम्परेरी होता है। इसका क्या मतलब है, 301 कौन सा है, परमानेंट है। अब मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि मेरा एक क्लाइंट है, उसने ना 90s में या 92 में या 95 में अपनी वेबसाइट बनाई, और उसकी कंपनी का नाम था दस्तगीर इंजीनियरिंग, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ जी, 2024 में उसके बच्चे जवान हो गए, उन्होंने कहा भी कंपनी का नाम पसंद नहीं आ रहा है, कंपनी का नाम चेंज होना चाहिए। उन्होंने आकर कोई मम्मी डैडी स्टाइल नाम रखा, उन्होंने कहा भी ये नाम अच्छा लग रहा है, ये रख लेते हैं। अब क्या हो रहा है, अब वो अब विजिटर तो उनके हैं ना भाई, क्लाइंट तो 95 से चलते आ रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि कोई बंदा दस्तगीर इंजीनियरिंग लिखे तो वो भी इधर ही आ जाए, जो इन्होंने नई वेबसाइट बनाई है। ये आपको मैंने इसका एक पर्पस बताया कि URL का पर्पस। अच्छा, इसका आइए, हम तो बड़ा दुआएं मांग रहे हैं कि एक एक स्टूडेंट बढ़ता जाए हैं। इस क्लास में तो ऐसे लगा हुआ है जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के एडमिशन हुए हैं, ठीक है, लेकिन आने वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कम है। अच्छा, फिर अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब दूसरा क्या चीज़ है, दूसरा ये चीज़ है कि मैंने वेबसाइट जब होस्ट करवाई ना, तो उस वक्त मैंने SSL नहीं ली। अब SSL की स्टोरी पता है ना आपको, SSL जो भी आपने फाइल में से बंद करवाई थी, HTTP। अच्छा, ये नहीं हमने किया, ये नहीं किया, इधर आ जाना। ये SSL ये है, ये देखें, ये वेबसाइट पे लॉक लगा हुआ है। हम कहते हैं जब हमने होस्टिंग खरीदी तो क्या हमने उस वक्त SSL खरीदी साथ के नहीं खरीदी। नीचे आए जरा, दूसरी वेबसाइट देखें, नॉट सिक्योर। इसका क्या मतलब, नहीं खरीदी। इसका क्या मतलब, खरीदी हुई है। अब हम कह रहे हैं कि यही कंपनी है, अब इस कंपनी ने SSL परचेज कर ली बाद में। अब जब तक वो वेबसाइट SSL नहीं थी तो उस वक्त वो HTTP पर थी, और जब वेबसाइट SSL हो गई तो वो किस पर आ गई, HTTPS पर आ गई। तो इसका मतलब कि वो फिर URL चेंज हो गए। ये वाला URL चेंज करने का तरीका भी हमारे पास परमानेंट रीडायरेक्ट है, यानी अब हम जाकर रीडायरेक्ट में जाकर बताएंगे कि भाई इसको परमानेंटली HTTP से कहाँ ले जाओ, HTTPS पे ले जाओ। अब आपको बात समझ में आई है, तो एक काम करते हैं, पहले इधर आते हैं, और ये मैं सी पैनल में आया हूँ, और यहाँ से मैं डोमेन पे जा रहा हूँ, गुजर जाएगा तो मुझे बताइएगा कि एड में यहाँ पर ये रीडायरेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ आकर देखें, अब होगा क्या बेसिकली, अगर तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ही डोमेन की होस्टिंग और उसी की डोमेन है, तो जब मैं लेता हूँ तो ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है। लेकिन SSL के लिए, SEO के लिए अक्सर मुझे सर्च इंजन कहता है कि भाई इसके ऊपर HTTPS नहीं है, यानी ये रीडायरेक्ट नहीं हुई HTTPS के ऊपर। तो जब SEO ऑडिट में मुझे ये मैसेज मिलता है तो फिर मैं सीधा इधर आता हूँ और यहाँ आकर मैं रीडायरेक्ट पे जाता हूँ, ठीक है। यहां आकर मैं कहता हूं परमानेंट, देखो दोनों ऑप्शन आ रही हैं जो वहां पर थी। यहां आकर फिर मैं कहता हूं भाई मेरी जो वेबसाइट है जिसको मैं
HTTPS करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वो ये है फॉर एग्जाम्पल, और फिर मैं इधर आता हूँ रीडायरेक्ट टू लिख दिया मैंने, सिंपली किया है, सिर्फ HTTPS के साथ वेबसाइट का पूरा URL लिख दिया। अच्छा अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज.com जब पहले ली थी तो वो HTTP पर थी, अब इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, किस पे लेकर जा रहा हूँ, HTTPS पर। उसके बाद क्या कहता है, रीडायरेक्ट विद और विदाउट www, कहता है बंदा कोई www के साथ लिखे या उसके बगैर लिखे तो भी ले जाए। वाइल्ड कार्ड को भी ऑन कर देता हूँ, इसका क्या मतलब होगा कि कोई बंदा सिर्फ साइट का नाम लिखे तो भी HTTPS पर ही ले जाए, ठीक है। और आखिर में क्या कर दूंगा, ऐड, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगी, ये देखिए ऑलरेडी मैंने की होगी, की हुई है कि नहीं की हुई, मैंने इसको भी किया हुआ है, मैंने इसको भी किया हुआ है, मैंने इसको भी किया हुआ है कि इनको मैंने HTTPS पे कन्वर्ट किया हुआ है, तो ये लगा हुआ है इनको 301। फॉर एग्जांपल लेटर ऑन मुझे जरूरत पड़े नहीं करने, खत्म करने की, मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। ये तो हो गया यहाँ पे तरीका कार सारा। अब आ जाए वापस उसी पे रिडायरेक्शन पे। अब ये तो पता लग गया कि ये अप्लाई कैसे होती है, ये भी और ये टेक्निकल SEO का फैक्टर है। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि भाई दस्तगीर इंजीनियरिंग बनी थी 90s में, चलो 2000 में उसकी SEO करा ली थी किसी ने, अब जब मैं उसको नई वेबसाइट पर लेकर जाऊंगा तो मेरी SEO का क्या होगा, मतलब ये तो नहीं होगा कि मेरी SEO लूज तो नहीं हो जाएगी क्योंकि URL चेंज हो रहा है। मतलब पहली वेबसाइट का नाम था dastgirengineering.com, अब वो चली गई है किस पर, DPEP पर या DECKitchen.org पर, तो क्या अब इससे मेरी SEO भी मुतासिर होगी। अगर तो आप रीडायरेक्ट परमानेंट यूज़ करते हैं तो इसमें SEO मुतासिर नहीं होती, SEO भी साथ चलती है, इंडेक्सिंग भी होती है, क्रॉलिंग भी होती है और पेज वैल्यू भी साथ ट्रांसफर होती है। लेकिन अगर आप टेम्परेरी यूज़ करते हैं तो इससे SEO मुतासिर होती है, ठीक है, टेम्परेरी होती है, क्योंकि टेम्परेरी का तो मतलब ये है ना कि आप परमानेंट तो कर ही नहीं रहे हो, असल में SEO वाली साइट तो है ही दूसरी, वो तो है ही टेम्परेरी। हाँ जी, हाँ अभी देखते हैं कि टेम्परेरी लोग इस्तेमाल नहीं करते होंगे तो क्या होता होगा। ठीक हो गया, यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गई जो मैंने अभी दी थी, सारी नीचे वही चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं। अच्छा ये तो हो गया परमानेंट का समझ में आ गई परमानेंट। हमें दो सिनेरियोज का पता लग गया, यहाँ तो हमने एक नई डोमेन ही ले ली हुई है, उस पर वेबसाइट को स्विच कर रहे हैं, या हम HTTP को HTTPS कर रहे हैं, दोनों सूरतों में मैंने ये काम कर दिया। अब दूसरा जो हमारे पास रीडायरेक्ट है वो है 302 का, ये है टेम्परेरी रीडायरेक्ट। ये कब करते हैं, ये मेंटेनेंस की शक्ल में सर अगर उसका URL चेंज करना है तो इसमें डोमेन नेम चेंज करना होगा नहीं। अब अगर फॉर एग्जांपल DEC किचन पे गई तो इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन भी परचेज की, होस्टिंग भी परचेज की, नए सिरे से किया, यानी कि आप दस्तगीर इंजीनियरिंग वाली वेबसाइट को खोलोगे तो वो नहीं खुलेगी। मतलब मैं geo.tv लिखता हूँ और geo.tv को मैं रीडायरेक्टर लगा देता हूँ पीक सॉल्यूशंस का, तो क्या होगा, पीक सॉल्यूशन की डोमेन भी खुलेगी और पीक सॉल्यूशन की होस्टिंग में जो कुछ पड़ा हुआ है वो भी खुलेगा, ठीक है। तो ये कर तो नहीं हम सकते, कर तो वही सकता है जिसके पास ऑनरशिप होगी वो कर सकता है। अच्छा अब उसके बाद आ गया 302 का रीडायरेक्ट, ये टेम्परेरी रीडायरेक्ट है। ये हम लगाते क्या पे, टेम्परेरी रीडायरेक्ट हमने सिर्फ उस वक्त लगाना है, वो जैसे दुकानों पे नहीं लिखा होता कि भैया आर्जी तौर पर हम इस दुकान से उस दुकान पे शिफ्ट हो गए, जैसे हम ये कहें भाई इस कमरे के अंदर मेंटेनेंस हो रही है, कुछ फूड का काम हो रहा है, कुछ पेंट हो रहा है, कुछ AC शेसी फिटिंग हो रही है, तो इस पर लिख के लगा दिया अगली 4 क्लासेज जो आपकी यहाँ नहीं होगी। अब 4 क्लासेज, 5वीं क्लास यहीं पे होगी, इसका मतलब क्या, वो आर्जी तौर पर क्लास शिफ्ट हुई जाती है। तो ये टेम्परेरी रीडायरेक्ट है। तो कहते हैं अगर आपको टेम्परेरी रीडायरेक्ट लगाना हो तो इस पर लगाएंगे। एक तो इसमें मेंटेनेंस की बात आ गई, एक इसमें आ जाता है AB टेस्टिंग। AB टेस्टिंग का क्या मतलब है, AB टेस्टिंग का मतलब ये है कि भाई आप क्रॉस चेक करना चाह रहे हो सिर्फ किसी दूसरी जगह पर ले जाकर कि क्या वहाँ से ये कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ ना, मैंने अभी 1 घंटा पढ़ाया, 1 घंटा पहले पढ़ाया, एक ही टॉपिक मैंने 2 घंटे पढ़ाए, मैंने कहा चेक तो करता हूँ कौन सा टॉपिक मैंने ज़्यादा अच्छा डिलीवर किया। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड AB टेस्टिंग। मैंने फेसबुक पर ऐड चलाए, दोनों का बजट मैंने 1000 रुपया रखा और दोनों में ऑडियंस डिफरेंट रखी और शाम को देखा कौन सा ऐड अच्छा आ रहा है। इट्स कॉल्ड AB टेस्टिंग, ठीक है, इसको हम AB टेस्टिंग बोलते हैं। अच्छा अब हम थोड़ी देर के लिए ये सोचते हैं, AB testing also known as split testing or bucket testing is a method of comparing two versions of a web page or app against each other to determine which one perform better। ये भी बताया मैंने आपको। अब फॉर एग्जांपल मैं लगाना चाह रहा हूँ 302, रिक्वायरमेंट मेरी थी 302, ठीक है, लेकिन मैंने उससे कहा कि भाई इससे गड़बड़ होगी,
गड़बड़ क्या होगी, एसईओ का स्कोर शिफ्ट नहीं होगा। मैं मेंटेनेंस कर रहा हूँ, 4 दिन में से ज़्यादा बढ़ गए, अगर महीना हो गया तो मेरी तो एसईओ अफेक्ट हो जाएगी। सो मैंने लगाना था टेम्परेरी, यानी कि मेरी टेक्निकली मुझे गूगल रिकमेंड क्या कर रहा था इस काम के लिए 301, लेकिन मैंने 301 नहीं लगाया, मैंने लगा लिया 302। अब गूगल को ये फेक क्यों लग रहा है? गूगल को फेक ये तब लगेगा जब आप परमानेंट लगाएंगे और हटा देंगे, फिर वो गूगल समझेगा कि असल में तो आपने लगाना था टेम्परेरी, लेकिन आपने एसईओ की वजह से नहीं लगाया। तो इसका मतलब है गूगल आपको पेनल्टी दे सकता है इस पर, समझिएगा। गूगल की पेनल्टी उस तरह बड़ी आसान सी पेनल्टी है, वेबसाइट आपकी गई, ठीक है ना। गूगल की पेनल्टी का मतलब ये होगा कि अब आपकी वेबसाइट गूगल पे नज़र नहीं आएगी। अब आप लिखोगे https://www.ali.com आ जाएगी, वैसे नहीं आएगी, कहीं पे भी सर्चिंग में किसी जगह पे नज़र नहीं आ रही होगी। इट इज़ कॉल्ड उसको ब्लैक हैट में ले गया वो, कहता है ये ब्लैक हैट होगी नहीं, मैंने उसको ब्लैक हैट कर दिया, यानी कि मैंने उसे कहा कि करना मैंने कुछ था, लेकिन उसको ज़रा मैंने कहा उसको शायद पता ना लगे, अगर उसे पता नहीं लगेगा तो फाइन बच जाऊँगा, लेकिन गूगल के एल्गोरिथम में अगर आ गई ये बात तो फिर मुझे पेनल्टी आएगी, ठीक है। और ब्लैक हैट एसईओ और वाइट हैट एसईओ क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं ना पिछले महीने से, जिसे पढ़ के सारे स्टूडेंट्स भागे हैं, ठीक है, वो वाइट हैट एसईओ, ठीक है। मैं कहा वो वाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ का क्या मतलब है, मैं एक ही दिन आपको एसईओ सिखाता और मैं कहता ये सर्वर है, यहाँ पर जाके ये अपलोड करो, आप पहले पेज पर आ जाओगे, ठीक है। और 10 दिनों में अगर आपकी वेबसाइट रैंक होगी तो गूगल को 20वें दिन जब ये पता लगेगा कि ये काम हुआ है तो आपकी वेबसाइट पेनल्टी लगेगी इसको, और फिर वो पेनलाइज होगी और उसके बाद रिमूव कर देंगे। अब अगर वो रिमूव हो गई और अब हम ढूंढेंगे किसी एक्सपर्ट आदमी को कि भाई वो कुछ करे हमारे लिए, अब वो कुछ नहीं कर सकता। अब आपका वो जो URL है वो भी ब्लैक हैट हो चुका हुआ है और उसके अंदर लिखा हुआ कंटेंट भी ब्लैक हैट हो चुका हुआ है, ठीक है। हाँ, अब आपको नया अकाउंट चाहिए, आपको नई डोमेन चाहिए और नए सिरे से आप काम करेंगे, यानी कि अब गूगल के लिए एक नए क्लाइंट के तौर पर आप आएंगे वापस, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आप कोई बंदा आपकी वेबसाइट का नाम लिखेगा तो वो आएगा, सर्चिंग में नहीं आएगा, वैसे आएगा, URL पे जाके लिखेंगे तो आप आ जाएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे पास रीडायरेक्टर्स, ठीक है, ये समझ में आ गए। इसके साथ पैरेलल मैंने आपको बताया HTTP को भी हमने साथ क्लियर कर लिया। SSL पहले क्या होता था, पहले SSL जो होती थी ना वो ऑप्शनल होती थी, भाई आपने SSL परचेज करनी है तो कर लो, नहीं करनी तो ना करो, ये भी टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। अब ये देखें, ये एक ऐसा फैक्टर है, अगर फॉर एग्जांपल मैं को रीडायरेक्ट अप्लाई करना है तो आपने देखा मैंने वेबसाइट के ऊपर जाकर तो कुछ भी नहीं किया, वेबसाइट पे तो कुछ नहीं किया ना जाकर, सिर्फ मैंने जाकर रीडायरेक्टर के लिए क्या किया, cPanel में जाकर काम किया, तो ये टेक्निकल एसईओ का फैक्टर अप्लाई हो गया, ठीक है। इसी तरह अब ये जो दूसरा फैक्टर है हमारा HTTPS वाला, अब फॉर एग्जांपल मैंने अपनी वेबसाइट को HTTP पे रखा हुआ है, ऑनलाइन एसईओ चेकर लगाएंगे, इसको साथ साथ लगा देते हैं, आगे से और बाकी के काम साथ करते रहेंगे। आगे ये प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, इसे खोल लेते हैं। अब इधर आ जाते हैं वापस स्लाइड पे। अब अगर तो मेरी वेबसाइट HTTP पर है तो जब मैं एसईओ लगाऊंगा उसको, तो एसईओ में वो जाकर मुझे बताएगा कि भाई आपकी जो वेबसाइट है, एसईओ टेस्टर पे जाके बताएगा कि आपकी वेबसाइट जो है वो सिक्योर वेबसाइट नहीं है, SSL खरीदें, HTTPS पे वेबसाइट को लेकर आओ। तो जब हम वेबसाइट को HTTPS पर लेकर आएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि HTTPS अप्लाई हो जाएगी, तो एक हमने फैक्टर अप्लाई कर लिया, इसमें तो एसईओ वाले बंदे का कोई रोल ही नहीं है, कोई रोल नहीं है ना, मतलब ऐसा कोई टेक्निकल काम मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ SSL परचेज किया, सिर्फ मैंने SSL परचेज की और उसको रीडायरेक्टर लगा लिया, जो भी मैंने बताया था आपको। सो ये भी एक टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है, ठीक है। इधर आए, इधर वापस आ रहा है, क्या स्कोर है जिसका 83, यहाँ पर देखना कि HTTPS नजर आता है आपको, मुझे बता दीजिएगा। फेविकॉन है, कंटेंट आ गया, फ्रेम आ गया, आगे द वेबसाइट यूजेस HTTPS, यानी ये SSL का शो कर रहा है आपको, कह रहा है SSL इस पे लगी हुई है। अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट ढूंढ लो जिस पे SSL ना लगाओ तो उसका जाकर भी एसईओ स्कोर चेक करना, वहाँ पर कहेगा करो,
जैसे मेरे को ना दस्तगीर इंजीनियरिंग काफ़ी अर्सा पहले तो इस पर नहीं थी, अब मैं देखता हूँ आजकल है कि नहीं है, शायद इन्होंने ले ली हुई है। ठीक है, यानी SSL भी हमारा SEO का ही एक मेन फैक्टर है, टेक्निकल SEO का। ठीक है, अब व्हाट इज HTTP? जी जी जी, आगे क्या आ गया हमारे पास? SSL। अच्छा जी, HTTPS है क्या? बेसिकली HTTPS इज HTTP विद इनक्रिप्शन, यानी वो प्रोटेक्शन के साथ जब HTTP होती है तो उसको हम बोलते हैं HTTPS। द डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोटोकॉल्स इज दैट HTTP यूजेस SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है, टू इनक्रिप्ट नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज। मिसाल के तौर पर ऐसे ही है जैसे TCS का ऑर्डर हमारे घर में आता है ना, तो डब्बे में पैक आता है ना, तो फिर हम उस डब्बे को खोलते हैं तो हमें एक गारंटी होती है कि भाई कोई चीज़ हमें मिली है तो नई चीज़ मिली है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारा जो ऑर्डर है वो लूज़ आए, लूज़ फॉर्म में आए, तो हमें सब पता लग जाएगा कि भाई ये डाटा ठीक नहीं है, ठीक है। सेम इसी तरीके से जो HTTP का डाटा है ओवर द इंटरनेट वो ऐसे ओपन ही घूम फिर रहा होगा,
इसका मतलब उसके हैकिंग के अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जो डाटा HTTPS के साथ ट्रैवल कर रहा है वो प्रोटेक्टेड है, वो इनक्रिप्टेड है, वो रास्ते में कहीं नज़र नहीं आ रहा। वो सर्वर के पास आपकी रिक्वेस्ट जाती है कि भाई मुझे ये डाटा चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कोई बंदा लिखता है yahoo.com, तो सर्वर के पास रिक्वेस्ट कहीं से खोलो। अब सर्वर ने उसको इनक्रिप्ट करके क्लाइंट के पास भेज देना है। जब उसने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है फिर उसने इसको दिखाना है, उससे पहले उसे ओपन नहीं करेगा। ये किस केस में होगा? ये HTTPS में होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये इनक्रिप्टेड है। सर कुछ वेबसाइट ऐसी होती है कि वो स्पेसिफिक लोकेशन पे ओपन होती है, इसका क्या मतलब है? जैसे ये हमसे रिलेटेड नहीं है टॉपिक का नजर। आप उसकी बात कर रहे हैं ना जो हम वो लगा रहे होते हैं वेबसाइट्स खोलने के लिए, VPN मसला। वो तो उन्होंने वेबसाइट्स में कुछ किया था, मतलब वो हमारा तो कोई है ही नहीं ना उससे कंसर्न। उसको तो वैसे भी वो टेरिटरी से ब्लॉक करते हैं ना। वो तो जैसे पाकिस्तान में कोई वेबसाइट नहीं चल रही तो पाकिस्तान में किसी ने ब्लॉक की होगी, वो हमारा कंसर्न ही नहीं है, ठीक है। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है जी? व्हाट SSL स्टैंड्स फॉर? सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर इज अ स्टैंडर्ड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी फॉर एस्टैब्लिशिंग इंक्रिप्शन लिंक बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट। यही मैंने अभी आपको बताया कि ये एक लिंक बना देता है टिपिकली अ वेब सर्वर एंड अ ब्राउजर। यानी अब वो जो सर्वर है वो वेब सर्वर है और जो क्लाइंट है वो ब्राउजर है, ठीक है। और अ मेल सर्वर और अ मेल क्लाइंट। अच्छा, ये नहीं समझना कि SSL सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट्स पर है। SSL सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट्स पर नहीं, बल्कि SSL वेबसाइट्स पर भी है और ईमेल क्लाइंट्स पर भी है। अब ईमेल क्लाइंट किसे कहते हैं? ईमेल क्लाइंट आप तो गूगल ही यूज़ करते हैं ना, सिर्फ जीमेल। असल में जितने भी हमारे पास होस्टिंग अकाउंट होते हैं हर किसी के अंदर हमारे ईमेल अकाउंट्स होते हैं। सो वो ईमेल अकाउंट्स यूज़ करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उन्हें, जैसे आउटलुक एक्सप्रेस है माइक्रोसॉफ्ट का, इज कॉल्ड ईमेल क्लाइंट। इसी तरह जितने भी ऐसे एप्लीकेशन जिसमें आप अपनी ईमेल्स को खोलते हो वो क्या कहलाते हैं? ईमेल क्लाइंट। तो जब हमने SSL परचेज की तो उसने हमें प्रोटेक्शन दी वेबसाइट पर भी और उसने हमें प्रोटेक्शन दी ईमेल क्लाइंट पर भी, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ SSL सर्टिफिकेट? अब बेसिकली क्या होता है कि आप वेब होस्टिंग कंपनी से क्या लेते हो? SSL सर्टिफिकेट लेते हो। SSL certificate is a bit of code of a web server that provides security for online communication। कहते हैं एक छोटा सा कोड होता है सर्टिफिकेट की शक्ल में जो सिक्योरिटी देता है। When a web browser contact your secure website, the SSL certificate enable encrypted content। कहते हैं ये सर्टिफिकेट क्या करता है कि आपकी इंक्रिप्शन को ऑन कर देता है। इट्स काइंड ऑफ लाइक सीलिंग अ लेटर इन एनवेलप। वही बात है मैंने आपसे कहा था कि TCS जो आपको आ रहा होता है वो सील हो जाता है। कहता है जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आती है उसको सील कर देता है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया हुआ जी, HTTP क्या बनता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या बनता है? HTTP किस पे काम करता है ये समझिए। ये दूसरी लाइन जरा समझ लेते हैं क्या ये कहता है। भाई ये काम करता है एप्लीकेशन लेयर पर और ये काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर पर। अच्छा, ये लेयर्स क्या होती हैं? नेटवर्किंग में एक वर्चुअल लेयर मॉडल होता है। नेटवर्किंग जब हम सीखें तो उसमें हम सीखते हैं, हमने नहीं सीखनी नेटवर्किंग। सर एक सब आपको आइडिया देने के लिए बता दूँ कि नेटवर्किंग को जब हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं बेसिकली है क्या? वायर्ड है ना, सारा डाटा तो वायर्ड से ही ट्रैवल कर रहा है। तो उसके लिए ना एक लेयर मॉडल होता है जिसमें बताते हैं कि डाटा जो ट्रैवल कर रहा होता है किस किस मोड में डाटा की शक्ल क्या होती है। तो ये कहते हैं कि लेयर मॉडल के अंदर दो मोड होते हैं। एक मोड होता है एप्लीकेशन और एक मोड होता है ट्रांसपोर्ट। नाम से अंदाजा हो रहा है एप्लीकेशन का क्या मतलब है कि यूज़ वाला मोड है, कोई एप्लीकेशन है यूज़ करने के मोड में है ना। और ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है? ट्रैवलिंग मोड। तो उसने कहा कि ट्रैवलिंग मोड जो है वो ज़्यादा सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू एप्लीकेशन लेयर। तो उसने कहा HTTP जो होती है वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करती है और HTTPS जो होती है वो पैकिंग में होती है, सील होती है, तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई HTTPS सिक्योर है और HTTP सिक्योर नहीं है। बस इतना आप समझ लें, ठीक है। नेटवर्किंग तो हमने नहीं पढ़नी है बीच में, बस ये आपने आइडिया लेना है। उसके बाद क्या कहता है डिफ़ॉल्ट पोर्ट कौन सी है? अच्छा, पोर्ट क्या है? जैसे यहाँ पर पोर्ट्स लगी हैं, कितनी सारी चीज़ें मैंने लगा दी हैं ना, ये सारी की सारी फिजिकल पोर्ट्स हैं। इसी तरह नेटवर्किंग में हमारे पास लॉजिकल पोर्ट्स होती हैं, उनको हम पोर्ट नंबर्स बोलते हैं। वो ख़ास काम करने के लिए डिफाइन की होती है उन्होंने। तो उसमें भी सिक्योर और नॉन सिक्योर पोर्ट्स होती हैं कि भाई कौन सी पोर्ट सिक्योर है और कौन सी नॉन सिक्योर है। तो उन्होंने कहा भाई जो HTTP है वो 80 पे काम कर रही होती है। ये 80 ऐसे ही है जैसे इंटरनेट है। आप देखते हैं ना इंटरनेट चलाने के लिए लोग प्रॉक्सीज यूज़ करते हैं तो इंटरनेट तक पहुँच जाते हैं, किसी भी साइट तक पहुँच जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सिक्योर नहीं है। लेकिन जो SSL है वहाँ प्रॉक्सी लगा के कोई बंदा किसी के SSL तक नहीं पहुँच सकता। तो कहता है भाई SSL जो है वो पोर्ट यूज़ करती है 443। सो 443 की जो पोर्ट होती है वो ज़्यादा सिक्योर होती है एज़ कम्पेयर टू पोर्ट 80। पोर्ट 80 कौन सी है? जिसमें इंटरनेट चल रहा है बस।
उसके बाद क्या कहता है जी, HTTP पर इंक्रिप्शन नहीं है, मतलब HTTP डाटा कैसे चल रहा है, खुला, कोई भी देख सकता है उसको, लेकिन HTTPS पर क्या है, इंक्रिप्शन है। ठीक है, ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन थी। अब ये बता रहा है कि भाई ये जो वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है इसके साथ ताला लगा हुआ है, इसका मतलब है ये SSL प्रोटेक्टेड है, और जिसके साथ ताला नहीं लगा हुआ इसका मतलब है कि ये SSL प्रोटेक्टेड नहीं है। ठीक है जी, 2 टॉपिक्स हो गए हमारे, HTTPS भी हो गया। अच्छा, अब अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, दैट इज स्कीमा। व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा क्या होता है? ठीक है, स्कीमा को अगर हम आसान अल्फाज में कहें ना तो स्कीमा एक मेटा इंफॉर्मेशन है, मेटा इंफॉर्मेशन जो कि आपकी वेबसाइट के साथ अटैच कर दी जाती है। अब लेकिन ये स्कीमा के लिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है schema.org। इसका मतलब क्या हुआ कि ये गूगल नहीं है। सबसे पहली बात तो ये समझ में आ रही है। अभी तक मैं जो काम कर रहा था सारे आपको बता रहा था ये गूगल बेस्ड है, लेकिन ये वाला काम गूगल से नहीं है बल्कि एक थर्ड पार्टी टूल है। मगर स्कीमा जो है ये बहुत पावरफुल टूल है हमारे पास। यानी अगर हम ये कहें कि भाई पहले 3 नंबर पर किसी वेबसाइट पे किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट अगर कोई वेबसाइट पहले 3 नंबर में से किसी नंबर पर आ रही है तो जब हम उसको चेक करेंगे ना तो उसमें स्कीमा जरूर लगा होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पहली 3 पोजीशंस पर वेबसाइट को रैंक करने के लिए स्कीमा का बहुत बड़ा रोल होता है। ये स्कीमा क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आएगा। यानी अभी मैंने आपको उसकी इंपॉर्टेंस बताई है। व्हाट इज स्कीमा? जी, स्कीमा फाउंड एट schema.org, यानी ये गूगल की प्रोडक्ट नहीं है, ये schema.org की प्रोडक्ट है। इज अ फॉर्म ऑफ माइक्रो डाटा। माइक्रो डाटा का मतलब क्या होता है? छोटी इंफॉर्मेशन। जैसे मैं को जियो.tv खोला, न्यूज़ पढ़नी शुरू हो गया, तो वो माइक्रो डाटा नहीं है, वो तो मैक्रो डाटा, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आ रही है। माइक्रो डाटा क्या है? टाइटल का जो वेबसाइट का जो टाइटल है वो माइक्रो डाटा है, वेबसाइट की जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो माइक्रो डाटा है, वो स्मॉलर टेक्स्ट लिखा हुआ है ना हमने उसको, यानी जो थोड़ी इंफॉर्मेशन है उसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रो डाटा। वंस एडिड टू अ वेब पेज स्कीमा मार्कअप क्रिएट्स एन इनहेंस्ड डिस्क्रिप्शन। अब क्या करता है, आप इसको क्रिएट कर दोगे तो स्कीमा क्या करेगा, उसकी एक इनहेंस्ड डिस्क्रिप्शन यानी थोड़ी सी और उसकी डिस्क्रिप्शन बनाएगा और वो डिस्क्रिप्शन बनाकर क्राउलर को दे देगा। क्राउलर को, विजिटर को नहीं। यानी स्कीमा का कुछ भी लेना देना नहीं है विजिटर के साथ। स्कीमा डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है क्राउलर के साथ। और ये जो इनहेंस्ड डिस्क्रिप्शन है इसको रिच स्निपेट भी बोलते हैं। रिच स्निपेट का क्या मतलब होता है? ये कितना कुछ आ रहा है नीचे, आ रहा है नीचे देखें, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये स्कीमा प्रोवाइड कर रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन स्कीमा प्रोवाइड कर रहा है क्राउलर को। अब बेसिकली आज के दौर में है क्या? आज के दौर में ये है कि हम कहते हैं भाई वेबसाइट को सिर्फ कीवर्ड पे रैंक करोगे तो वो तो सिर्फ कीवर्ड पे ही रैंक होगी। आपको क्या पता लोग क्या लिख रहे हैं? मैं रोजाना गूगल ऐड चलाता हूँ, लोग कारपेट वॉश करवाने के लिए हर रोज कोई ना कोई नई बात देख रहा हूँ। हर बंदे की अलग ही कोई वर्डिंग होती है लिखने के लिए। तो लोगों की इंटेंट क्या है हम तो नहीं जानते ना, लेकिन लोगों की इंटेंट का पर्पस क्या है वो तो हम जानते हैं। सो गूगल हमें ये कहता है कि अब आपने सेमेंटिकली काम करना है। सेमेंटिक का क्या मतलब होता है कि आप अपने टॉपिक के ऊपर बात करें, जो आपका टॉपिक है आप मेन उसके ऊपर बात करें, बजाय इसके कि आप 2-3 कीवर्ड्स के ऊपर बात करें। ठीक है, क्योंकि जब आप 2-3 कीवर्ड पे फोकस करेंगे तो उन्हीं पर आपका ऐड चलेगा, लेकिन जब यहाँ आपकी वेबसाइट चलेगी। लेकिन जब आप टॉपिक की बात करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरी वेबसाइट का कीवर्ड है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो अगर मैं इस कीवर्ड को लेकर चलूंगा तो मेरी वेबसाइट सिर्फ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग पे ही रैंक होनी है ना। लेकिन जब मैंने उसके कंटेंट में व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग को फैला दिया पूरा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग जानना चाहते हैं, मे बी वो गूगल एड्स की बात कर रहे हो, मे बी वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात कर रहे हो, मे बी फेसबुक एड्स की बात कर रहे हो, एसईओ की बात कर रहे हो, ये सारा टॉपिक कंटेंट मेरी वेबसाइट पे फैला हुआ टॉपिक वाइज। इसका मतलब क्या हुआ? क्या मेरी वेबसाइट के रैंक होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। इसी तरह गूगल कहता है कि भाई स्कीमा बनाओ, तो मैं स्कीमा से क्या करूंगा? मैं स्कीमा से आपकी वेबसाइट का माइक्रो डाटा उसको प्रोवाइड कर दूंगा। यानी बेसिकली क्या होता है कि स्कीमा से आपकी क्राउलर को आपकी वेबसाइट के टॉपिक का पता लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब क्राउलर के पास कोई क्यूरी आती है सर्चिंग की गूगल के पास, तो गूगल को यह पता लग जाता है कि आपका क्लाइंट चाहता क्या है। यानी गूगल को यह पता लग जाएगा कि आपका क्लाइंट क्या पूछ रहा है। अब जब उसको यह पता लगे आपका क्लाइंट क्या पूछ रहा है, तो जब आपने अपनी वेबसाइट का स्कीमा बनाया हुआ है उसको सब कुछ डिटेल से बताया हुआ है। स्कीमा में बताऊंगा क्या? मैं स्कीमा में बताऊंगा कि भाई ये बिजनेस कैसा है, लोकल बिजनेस है, एजुकेशनल बिजनेस है, ठीक है, क्या ये लोकली लोकेटेड है, इनका लोकल एड्रेस क्या है, इनके मोबाइल नंबर्स क्या है,
अलग-अलग मोबाइल नंबर्स के हैं, इनके सोशल मीडियाज कौन कौन से हैं। अब कितना कुछ बता दिया मैंने। ये सारा मैं कैसे बता रहा हूँ, ये वेबसाइट के कंटेंट में नहीं बता रहा, ये सारा मेटा डाटा की शक्ल में बता रहा। सब ये सारा मेटा डाटा क्राउलर के पास मौजूद है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्राउलर को तो समझ में आ गया ना कि भाई ये वेबसाइट किस चीज़ के मुतालिक है। तो अब वो आसानी से हमारे कंटेंट को रैंक करेगा। ठीक है, सो ये है स्कीमा। अभी हमने समझा कि स्कीमा है क्या। सिर्फ क्या है स्कीमा, मुख्तसर माइक्रो डाटा जो कि क्राउलर को इन्फॉर्मेशन देता है आपकी वेबसाइट के मुतालिक, भाई आपकी वेबसाइट का मैसेज क्या है, ताकि उस मैसेज को जब कोई लोग सर्च कर रहे होंगे, डिस्कवर कर रहे होंगे, तो आपकी वेबसाइट ही वो दिखाएगा। ठीक है, बेसिकली मेटा इन्फॉर्मेशन है छोटी सी। ठीक है, अब और आगे ये मैंने बता दिया कि क्या है जी, सेमेंटिक वोकैबुलरी है। ठीक है ना, सेमेंटिक वोकैबुलरी का क्या मतलब होता है, सेमेंटिक वोकैबुलरी का मतलब होता है टॉपिक डिटेल्स, कि आपकी वेबसाइट किस चीज़ के मुतालिक है, यही डिटेल ही तो बता रहे हैं हम अपनी सारी। ये मैंने बता दिया ना, भी एसईओ में हेल्प करता है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम एज ए एसईओ एक्सपर्ट जब मेरे पास कोई वेबसाइट आएगी तो मैं सबसे पहले तो ये चेक करूंगा कि क्या स्कीमा है कि नहीं है। नंबर 1 मैं क्या सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा ना कि क्या स्कीमा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मैं स्कीमा बनाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ये भी पता होना चाहिए स्कीमा चेक कैसे होगा, और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि स्कीमा बनाना कैसे है। ठीक है, ये 2 काम मुझे करने हैं। इधर आ जाते हैं, बल्कि इधर क्यों आते हैं, इधर ही आ जाते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्कीमा वैलिडेटर। तो कहता है भाई ये लिंक दिया हुआ मैंने, इस पर क्लिक करो, अलाउ। आगे स्कीमा वैलिडेटर पे सीधा ये वेबसाइट है validator.schema.org। इसमें हम वेबसाइट का नाम देंगे, हम बताएंगे कि भाई स्कीमा है कि नहीं है, बता दो हमें। मैं कहता हूँ प्रोफेशनल किचन रन टेस्ट। आ गया, राइट साइड पे इंफॉर्मेशन आ रही है, जिसका नहीं होगा राइट साइड खाली होगी, अगर जिसका नहीं होगा उसकी राइट साइड आपको खाली नजर आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्कीमा बना हुआ। न्यू टेस्ट करें, इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, बना ही नहीं होगा, ये एसईओ का बंदा ही बनाएगा, वेब डेवलपर को तो इन बातों का नहीं ना पता। मैं इधर से स्टार जीडीओ को खोलता हूँ, इसका देखें, नो आइटम, इसका मतलब इसका स्कीमा नहीं है। अच्छा, अब ये तो पता लग गया कि टेस्ट कैसे होना है, कि है कि नहीं है। क्रिएट करने के लिए हम इस वेबसाइट पे जाएंगे rankranges.com। आगे ये बनने जा रहा है। अच्छा, इसको बनाने से पहले लिस्ट में देखें, यहाँ पर 2 टाइप ऑफ स्कीमाज आ रहे होंगे, जिसके मुतालिक अभी अगस्त में एक लेटेस्ट अपडेट आई है। ठीक है, पहले वो अपडेट डिस्कस करते हैं। एक पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, FAQ। रोक तो नहीं रहा बनाने से, नहीं रोक रहा, मगर गूगल ने कहा है कि अब गूगल ने ये कहा, अगस्त की अपडेट बता रहा हूँ, मिड ऑफ अगस्त में गूगल ने कहा था कि भाई अब हम FAQ और हाउ टू की सपोर्ट स्कीमा से ख़त्म कर रहे हैं। यानी कि अब वो ऐसे स्कीमा को सपोर्ट नहीं करेगा जो FAQ के पेजेस पे बना होगा या हाउ टू पेजेस पे बना होगा। क्यों नहीं कर रहा, इसकी रीज़न भी उसने बताई कि ऐसा क्यों किया उसने। ऐसा उसने इसलिए किया कि ये जो FAQ के पेजेस हैं और जो हाउ टू के पेजेस हैं, ये ऐसे पेजेस हैं कि अगर इनके ऊपर स्कीमा कोई बंदा क्रिएट करता है तो वेबसाइट आपकी बहुत जल्दी रैंक कर जाती है। और लोग इसको अब इस्तेमाल करना शुरू हो गए थे वेबसाइट्स को क्विक रैंक करने में, जबकि वो बाकी के एल्गोरिदम्स को यूज़ ही नहीं कर रहे थे। सो गूगल ने क्या किया, इन दोनों को, एक को तो हटा ही दिया उसने, गूगल ने अपनी तरफ से, हाँ FAQ को तो हटा दिया, लेकिन रखा सिर्फ 2 जगहों पर, यानी कि 2 तरह की वेबसाइट के ऊपर रहने दिया, बाकी सब वेबसाइट से हटा दिया। एक तो उसने कहा कि जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर FAQ चलेगा, और जो हेल्थ की वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर भी FAQ चलेगा। यानी अगर आप हेल्थ की कोई वेबसाइट चला रहे हैं तो कोई बंदा कोई पूछना चाह रहा है तो आप उसको असिस्ट करें, ठीक है, उसका FAQ बना सकते हैं आप। अगर कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो आप उसका FAQ बनाना चाहते हैं, वो भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी वेबसाइट है तो आप उसका FAQ बनाएंगे
तो वो उसने ख़त्म कर दिया। इसी तरह एक हाउ टू का FAQ है, वो कह रहा है इसको भी मैं अनकरीब ख़त्म कर दूंगा क्योंकि लोग इससे भी रैंकिंग करवा रहे हैं। ठीक है, वैसे हम क्या करते हैं, हमारा जो आमतौर पर जो हमारा स्कीमा बनना है वो इन वाला नहीं है। जैसे मैंने अभी फॉर एग्जांपल हमके स्टार्स अकेडमी है या पीक सोल्यूशन है, तो हम इसको किस में लेंगे, यहाँ तो लेंगे लोकल बिजनेस में, यहाँ लेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जांपल मेरा ब्लॉग है, ठीक है, मैंने अपना ब्लॉग बनाया हुआ है, तो मैं इसको किस में लूँगा, पर्सनल में लूँगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट्स, यानी मेरी ई-कॉमर्स की साइट है, तो उसका जो मैं स्कीमा लूँगा वो कौन सा लूँगा, प्रोडक्ट वाला लूँगा। रेसिपी है, वीडियो वेबसाइट है, तो उसको वीडियो का लेंगे। इसी तरह वेबसाइट, साइट लिंक्स वाली वेबसाइट है, लिंक बिल्डिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला ऑप्शन। हम अभी मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, और किसी बंदे ने अगर आर्टिकल्स लिखे हुए हैं यानी ब्लॉग्स वगैरह बनाई जा रहा है, एक है मैंने कहा पर्सनल, जैसे आप पोर्टफोलियो अपना बनाया हुआ है, जैसे मैंने अपना पोर्टफोलियो एज ए डिजिटल मार्केटर बनाया हुआ है, या कोई पब्लिक फिगर है तो उसने अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई हुई है, तो उसके लिए तो हम इस्तेमाल करेंगे पर्सन। और अगर किसी ने ब्लॉग टाइप की बनाई है या आर्टिकल टाइप की बनाई हुई है जो इन्फॉर्मेशन आ रही है पोस्ट की शक्ल में, लोगों को अपडेटेड रोजाना नई पोस्ट लगा देता है, तो वो क्या होगी, आर्टिकल। तो हमारी एजुकेशनल है तो हम कहते हैं लोकल बिजनेस। इसको लोकल बिजनेस भी कर सकते हैं और इसको ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं। मैंने ऑर्गेनाइजेशन कर दिया, अब आपने देखना है राइट साइड पर खुद ब खुद बनता जाएगा जी। यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख दिया, स्टार्स अकेडमी लिख दिया। यहाँ पर क्या कहते हैं, आपका अल्टरनेटिव नेम क्या है, मैं कहता हूँ स्टार्स अकेडमी। उसके बाद क्या कहता है, भाई आपकी वेबसाइट का URL क्या है, मैं कहता हूँ HTTPS फॉर एग्जाम्पल ये है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कहता है, आपका लोगो URL क्या है, यानी कि लोगो कहाँ पड़ा हुआ है आपका, मैंने कहा भाई ये पड़ा हुआ है, सबको समझ आ रही है नहीं, कहाँ इमेजेस में होता है। अच्छा उसके बाद आगे मुझे क्या कह रहा है, वो कहता है ऐड सोशल प्रोफाइल्स। यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, अपने फेसबुक वगैरह दे दूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ भाई ये मेरा पेज है, इसको मैंने यहाँ से पकड़ा, कॉपी किया, और इधर गया मेरा स्कीमा, ये यहाँ लाकर इसको पेस्ट कर दिया। इसका क्या फ़ायदा हुआ, अब मैंने क्या किया, अपने सारे के सारे सोशल मीडिया इसके साथ अटैच कर दिए। वो देखें राइट साइड पे कोड बन गया ना फेसबुक का भी, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, भाई ब्ला ब्ला जितने भी मेरे अकाउंट से सारे कर दिए। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब कोई बंदा हमारी वेबसाइट को सर्च करेगा, हमारी प्रोफाइल्स भी सर्च होंगी। अब हमने क्राउलर को सब बता दिया ना कि भाई ये पेज है, ये इस मकसद के लिए बना हुआ है, ये लिंक्स इसके साथ पड़े हुए हैं, ये सोशल प्रोफाइल्स है इसकी। इस तरह करने से उसको मेरी वेबसाइट के एग्जैक्ट कंटेंट की समझ में आ गई। अब वो क्राउलर कभी कभी मेरे पेज पर भी जाता है, कभी मेरे ट्विटर पर भी जाता है, कभी मेरे फेसबुक पर भी जाता है, कभी मेरी यूट्यूब पर भी आता है, तो उसको पूरी मेरी डिटेल में समझ आ रही है कि मैं किस तरह का कंटेंट लिखना चाहता हूँ। इससे क्या है कि उन लोगों की उसको समझ आ रही है जो ढूंढ रहे हैं कि वो ढूंढ क्या रहे हैं। ठीक है, ये पीछे वाला भाई को क्या होगा, आज तो क्लास ले रहे हैं, बोर हो जाते। चले जी, अब जितनी भी बनानी है हमने बना ली। आगे देखें जरा, ऐड कॉन्टैक्ट। अब आगे आगे देखो क्या लिखा हुआ है जी, कॉन्टैक्ट 1। देखिए क्या है, मैं कहता हूँ सेल्स वालों को कॉन्टैक्ट देना है मैंने। ठीक है, एरिया अपना बताओ कौन से एरिया से आप ताल्लुक रखते हैं, कितनी सारी चीज़ें मैं दे रहा हूँ उसको, यहाँ पर फ़ोन नंबर भी दे दूँगा। बेसिकली हो क्या रही है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तब ये मैं सब कुछ बना लूँगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक कोड कॉपी करूँगा। अब ये क्या है, स्कीम है, स्कीमा को कहाँ होना चाहिए, हेड में। सिंपली मैं इसको कॉपी करूँगा, प्रोफेशनल किचन का देखें जरा हेड, कंट्रोल यू करो, इसका हेड पोर्शन देखो, आपको नजर आएगा यहाँ स्कीमा पड़ा हुआ है, आया नजर 24वीं लाइन में, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, नहीं यहाँ से स्क्रिप्ट शुरू हुआ ना इसका। ठीक है, मैं क्या यहाँ से स्क्रिप्ट शुरू हुआ और यहाँ पे स्क्रिप्ट एंड हो गया इसका। तो कहाँ पर पेस्ट किया हुआ हमने इसको, हेड में। और पेस्ट किस में होता है, ये लैंग्वेज कौन सी बनी है इसकी, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्टिंग। ठीक है, अच्छा ये स्कीमा भी हो गया, समझ में भी आ गया। क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, कॉपी करके इंडेक्स की फाइल में, इंडेक्स की फाइल से हेड में इसको जाकर पेस्ट कर देंगे। चलिए जब आ जाते हैं जरा इसके आखिरी टॉपिक पर। आखिरी टॉपिक कौन सा था हमारा,
कोशिश कर रहा हूँ मैं कि इसको आज ख़त्म करें। अगला जो लेक्चर है ना, एक लिंक बिल्डिंग का लेक्चर लेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है ना कोई ऐसी चीज़ शुरू करेंगे कि इन्हें नींद ना आए। क्या शुरू करें तुमने बताना, हाँ, ताकि फिर नींद आए तो तुम्हें फाइन करेंगे हम। नहीं, अगला तो लिंक बिल्डिंग तो समझेंगे ना क्या होती है। उसके बाद जो हमारे टॉपिक्स आते हैं ना, अभी हमने प्रोफाइल सीखी थी ना, और प्रोफाइल के बाद ये है, इसके बाद हमारे पास सोशल मीडिया भी है, हमारे पास गूगल एड्स भी है, हमारे पास यूट्यूब भी है, ठीक है। सोशल मीडिया नहीं, उससे पूछ के चलो, सोशल मीडिया से चलो। अगला टॉपिक जो होगा ना इंशाल्लाह हमारा फ्राइडे को, यानी कि वेडनेसडे को मैं इसे ख़त्म करूँगा। अच्छा, अब टेक्निकल एसईओ में साथ साथ आपको पढ़ाई जा रहा था, मतलब इसमें कोई अच्छी खास बात नहीं है। एक डिवाइस को मैंने गो थ्रू करना है यहाँ से, ताकि आपको याद आ जाए कि भाई टेक्निकल एसईओ में था क्या। अच्छा, सबसे पहली बात क्या है, टेक्निकल एसईओ क्या करती है? ट्रेडिशनली टेक्निकल एसईओ रेफरिंग टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट्स फॉर क्राउलेबिलिटी एंड इंडेक्सेबिलिटी। कि भाई टेक्निकल एसईओ का क्या मतलब है कि क्या आपकी वेबसाइट क्राउलेबल हो चुकी हुई है और इंडेक्सेबल हो चुकी हुई है। क्राउलेबिलिटी इज द एबिलिटी फॉर सर्च इंजन्स टू एक्सेस द पेजेस ऑन योर साइट। ये मैंने कहा था ना कि वेबसाइट क्राउलेबल होंगी तो ही इंडेक्स होंगी, और क्राउलेबल कब होंगी? जब यूनिक कंटेंट होगा, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होगा और गूगल की गाइडलाइंस के मुताबिक होगा। और जो आज हमने एक बात पता कराई है वो क्या थी? ब्लैक हैट एसईओ नहीं होना चाहिए, वाइट हैट एसईओ होना चाहिए। लेकिन सबसे पहली शर्त क्या है? सबसे पहली शर्त है कि वो यूनिक होना चाहिए, यानी किसी की कॉपी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? कहता है आपकी वेबसाइट के अंदर ये चीज़ें भी होती हैं। नंबर 1, साइट आर्किटेक्चर कैसा होगा आपका? साइट आर्किटेक्चर फ्रेंडली होना चाहिए, कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट को देखे, मेन्यूज़ में जाए, उसको समझ आ रही हो भी कौन से मेन्यू में क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल साइट मैप पढ़ लिया हमने, भाई साइट मैप लगा लो। साइट स्पीड, अभी हम साइट स्पीड की बात करते हैं कि साइट स्पीड का क्या होना चाहिए। डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी एसएसएल होनी चाहिए, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा यूज़र एक्सपीरियंस भी दिखाऊंगा। अच्छा, उसके बाद और नीचे आ जाए, एक नई चीज़ है जो हमने पहले डिस्कस नहीं की, इस कोर वेब वाइटल। लेकिन उससे पहले ज़रा यूज़र एक्सपीरियंस देखें। ये वेबसाइट है किचन वाली, इसी को खोलते हैं और मैं F12 करता हूँ। कोडिंग में आ गया इसकी रिस्पॉन्सिबल। हाँ जी। अच्छा, अब जरा ये देखें, इधर आ गए हम, यहाँ से आगे इसको मोबाइल को करो जरा, यहाँ इस तरह। जी वो हो गया, वो हमने कर दिया, वो डेस्कटॉप से ये हो गया ना। गड़बड़ हो रही है ना? अब यानी गड़बड़ होगी, इसका मतलब है कि यूज़र एक्सपीरियंस ठीक नहीं है, यानी कि मोबाइल की छोटी स्क्रीन के ऊपर गड़बड़ करेगा। हालांकि मोबाइल की स्क्रीन तो है ही नहीं ना। अब फील क्या हो रहा है मुझे कि मेरा जो लोगो है वो बड़ा है। तो इसका हल जरूरी नहीं मैं वेब डेवलपर पे जाऊँ, ये तो बहुत सिंपल सा हल है कि मैंने जो लोगो इमेज लगाया हुआ है उसको मैं रिड्यूस कर दूँ। उसको मैं फिलहाल यूँ करता हूँ कि 75% पे ले जाता हूँ, यानी साइज़ को छोटा करूँगा। और एक और चीज़ याद रखिएगा, गूगल ये कहता है कि मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स। अगर फॉर एग्जाम्पल इधर आए तो मैं एक और वेबसाइट खोलता हूँ, कारपेट सुबह कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, ये भी खुल गई है। इसके हालात कैसे हैं जरा देखें जरा इसके भी। कंट्रोल है ना, इससे बहुत बेहतर है। इसका लोगो छोटा होता है ना साथ साथ, उसका लोगो तो इतना छोटा हो रहा है, ये देखें इसका लोगो छोटा हो रहा है साथ साथ, यानी कि ओवरलैप बहुत कम कर रहा है। अभी इसको और गुंजाइश मौजूद है कि हम इसका इमेज और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और होगी सोफा क्लीनिंग वाली। F12 करें इसको भी। अब आपको समझ में आ गई है, यानी मैंने इसको ये तो यहाँ पर हालात खराब है, इतना छोटा तो खैर नहीं ना करेंगे हम, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको छोटा कर लूँगा इमेज को। और अगर फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप व्यू में मुझे ये बड़ा नज़र आता है, सॉरी छोटा नज़र आता है, तो मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ये देखना है कि यूज़र एक्सपीरियंस ठीक होना चाहिए, इसलिए कि गूगल इसको किस में देख रहा है, मोबाइल में। गूगल इसको डेस्कटॉप में नहीं चेक कर रहा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं स्लाइड पर। अब ये जो कोर वेब वाइटल्स है, ये क्या है? कोर वेब वाइटल्स आर गूगल 3 metrics फॉर मेजरिंग यूजर एक्सपीरियंस व्हेन अ पेज लोड्स। कह रहा है यूजर एक्सपीरियंस को चेक करने के लिए उसके ये 3 स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा क्या है जी? पहला एलसीपी। अच्छा इससे पहले ऊपर वाले को देख लो, क्या है? लोडिंग, इंटरेक्टिविटी और विजुअल स्टेबिलिटी, यानी कि 3 फेज हैं आपकी वेबसाइट के लोड होने के। कि सबसे पहले वाला फेज क्या होता है? लोड करने का। दूसरा फेज क्या होता है? इंटरेक्टिव होने का। और आखिरी फेज क्या होता है? विजुअली स्टेबल होने का। विजुअली स्टेबल का मतलब है कि बिल्कुल तस्वीर की शक्ल में वेबसाइट आ गई है, अब हिलजुल नहीं रही। तो कहता है जो पहला पार्ट होता है ना, लोडिंग वाला, उससे हम बोलते हैं एलसीपी। अच्छा वो क्या कहता है? कहता है इसमें लोडिंग में आपने क्या चेक करना है? लोडिंग में आपकी वेबसाइट की स्पीड चेक हो रही है, और क्या कह रहा है कितनी होनी चाहिए? 2.5 सेकेंड। अब लोडिंग से मुराद उसकी क्या है? लोडिंग से उसकी मुराद है, ये तस्वीर देखें जरा, दूसरी तस्वीर देखें। इस स्लाइड में कुछ और नहीं है सिवाय इस तस्वीर के। मैं क्या इस स्लाइड में कुछ और नहीं है सिवाय इस तस्वीर के। इस तस्वीर को देखें तो कुछ समझ में आ रहा है मैंने इसमें बता मैसेज क्या दे रहा हूँ? एक मोबाइल की तस्वीर बनाई है और उसमें एक वेबसाइट नज़र आ रही है, ऐसे ही है ना। और वेबसाइट का वो हिस्सा नज़र आ रहा है कि जब भी मैं कोई वेबसाइट विजिट करूँगा तो वो इस हिस्से पे नज़र आएगी, लेकिन सारी तो नहीं नज़र आएगी। फिर हम क्या करते हैं? स्क्रॉल, और स्क्रॉल कर करके वेबसाइट को पढ़ते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन जब हमने वेबसाइट लोड किया है तो उसका एक पार्ट तो नज़र आया हमें, पहला हिस्सा। इट इज़ कॉल्ड अबव द फोल्ड कंटेंट। वेबसाइट के इस हिस्से को हम बोलते हैं अबव द फोल्ड कंटेंट, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इधर आया, यहाँ पर आकर जी मैंने लिखा ये, मैं जरा वेबसाइट खोलूँगा फिर आपको दिखाता हूँ। प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ये देखें वेबसाइट खुल गई। यानी कि ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं कह रही ये वाला जो पार्ट है ये है अबव द फोल्ड कंटेंट। अब इसके अंदर अगर मैं ये कहूं कि इसमें सबसे ज्यादा हैवी लोड लेने वाला पार्ट कौन सा है, तो ये स्लाइडर ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एलसीपी क्या है मेरा? एलसीपी मेरा इस वक्त क्या है? इस वक्त मेरा एलसीपी ये है। और अगर मैं इसका एनालिसिस करूं और वो मुझे कहे कि जनाब ये आपकी वेबसाइट 4 सेकंड्स में लोड हो रही है या 3 सेकंड्स में लोड हो रही है, इसका मतलब है मुझे पता लग गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इस स्लाइडर की है। अब मैं टेक्निकली क्या करूँगा? टेक्निकली मैं ये करूँगा कि मैं इस स्लाइडर को रिमूव कर दूँगा। मैं अपने क्लाइंट से कहूँगा भाई स्लाइडर हटा देते हैं, आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। गूगल हमें क्या कहता है? गूगल कहता है कि भाई आप अपनी वेबसाइट के पहले वाले हिस्से पर, ठीक है ना, पहले वाले हिस्से को मैंने क्या भी नाम दिया था? अबव द फोल्ड कंटेंट। कहता है अबव द फोल्ड कंटेंट में स्क्रिप्टिंग तो लाइन है, क्योंकि अगर आप स्क्रिप्ट लाओगे तो आपकी वेबसाइट स्लो होगी। कहता है अगर आपको बड़ा शौक है स्लाइडर लगाने का तो आप बिलो द फोल्ड कंटेंट में स्लाइडर यूज करते हैं। यानी मैं इधर नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा? यूँ जब मैं ड्रैग करूँगा इस तरह, अब मेरा स्लाइडर आ जाए, नीचे स्लाइडर आ जाए, ऊपर मेरा स्लाइडर नहीं आना चाहिए। जी समझ में आ गई बात की? स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज ब्राउजर के ऊपर ट्रांसलेट इंटरप्रेट हो रही होती है ना, ठीक है ना। ब्राउजर बेसिकली लैंग्वेजेस के लिए तो नहीं बने हुए हैं ना, तो उसको फिर इंटरप्रेट करता है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। CSS का कोड और लैंग्वेज, ये चीज़ें जब भी हम अपने इसमें लाएंगे तो हमारी वेबसाइट की स्पीड स्लो होगी। यानी जब हम SEO चेक करेंगे वो कहेगा भाई कोशिश करेंगे कम से कम CSS का कोड हो और कम से कम स्क्रिप्ट हो। PHP की जो लैंग्वेज है उसमें इतना इशू नहीं है। PHP की जो लैंग्वेज है वो ब्राउजर लैंग्वेज है। सो जो वेबसाइट्स PHP में बनती हैं वो स्लाइडर्स के स्लो नहीं होते। यानी अगर कोई भी स्लाइडर जावास्क्रिप्ट में बना हुआ है तो वो स्लो ही होगा।
इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई ऊपर वाले हिस्से में इसको ना लाओ। सो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला हिस्सा क्या करना है एलसीपी, जैसे ही मैंने स्लाइडर हटाना है, अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने स्लाइडर हटा दिया, जब मैंने ये स्लाइडर हटाया तो क्या होगा, फिर ये होगा, देखें फिर मेरी वेबसाइट ऐसे लोड होगी, ऐसे लोड हुई। अब तो इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं, हैवी ऑब्जेक्ट ही कोई नहीं है। क्या नजर आ रहा है आपको, टेक्स्ट ही नजर आ रहा है, जस्ट एक हेडिंग स्टाइल और एक टेक्स्ट नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ ये होगा, ये रह जाएगा पीछे, क्या रह जाएगा, लोगो रह जाएगा। तो फिर उसने ये देखना है कि ये जो बचे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से सबसे हैवी ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्या वो हैवी ऑब्जेक्ट 2.5 सेकंड में लोड हो रहा है। अगर तो वो लोड हो रहा है तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी है, ठीक है। सो ये है पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है, एफआईडी, फर्स्ट इनपुट डिले। इंटरेक्टिव, कि भाई आपकी वेबसाइट इंटरेक्टिव कितनी देर में होती है। इंटरेक्टिव का क्या मतलब होता है कि भाई वेबसाइट आपकी लोड हो रही है और शिफ्टिंग कर रही है, कभी ऊपर नीचे जा रही है, चीज़ों को एडजस्ट करने लगी हुई है। अब फर्स्ट इनपुट डिले का मतलब क्या है, फर्स्ट इनपुट डिले का मतलब है कि जैसे यही मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, अभी मेरे मोबाइल में तो शायद ये पहले से भी सेव पड़ी हुई थी, तो इसलिए ये फ़ौरन लोड होगी, कंटेंट पड़ा हुआ था, कैश में पड़ा हुआ था। लेकिन अगर कोई वेबसाइट आपके पेज पे पहली दफ़ा लोड हो रही होगी तो नो डाउट कि जो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा वो टाइम लेगा। अब वो एफआईडी में क्या कहता है, कहता है फर्स्ट इनपुट डिले। इसका क्या मतलब है कि पहली इनपुट आने में कितना डिले है, यानी पहला ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे नजर आने में टाइम कितना लगता है, इज कॉल्ड एफआईडी। कहता है ये कितना होना चाहिए, 100 मिली सेकेंड्स का होना चाहिए। तो अगर ये ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं देखूंगा कि कौन से ऑब्जेक्ट मेरे पहली स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, मैं उनके साइजेस को छोटा कर दूँगा। CLS, इसका हल तो बहुत आसान है। इसका हल है स्लाइडर को कंट्रोल करो और इमेजेस को वेब पी कर दो, बस। ये मसला आपका सेकंड वाला मसला तो फ़ौरन हल हो जाएगा, पहले वाला मसला भी हल हो जाएगा। तीसरा क्या है, विजुअल स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनली मेरी वेबसाइट पे नज़र आने वाले कंटेंट को विजुअली स्टेबल होने, इसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। ये वही चीज़ है जो भी आप देख रहे थे, मैं हिला रहा था तो चीज़ें हिलजुल रही थी ना, एक्चुअली ये लोडिंग होते हुए ये सब कुछ हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल एक चीज़ तो मैंने आपको कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट में, एक तो इमेजेस है, अगर आपने इमेजेस के साइज सेट नहीं किए हुए तो ये शिफ्ट करेंगे जब तक इमेज नज़र पूरा ना आ जाए। ऐसे ही है ना, जैसे मैं कहूँ कि कुर्सियाँ रखते हैं बाहर, और अगर ये 20 कुर्सियाँ हैं और 20 स्टूडेंट क्लास में आते हैं, ठीक है, और हम उनसे कहते हैं पहले स्टूडेंट क्लास में आ जाते हैं और फिर वो हम कहते हैं जो अभी कुर्सी ले आओ बैठ से, तो कितना टाइम लगेगा। लेकिन अगर यही काम हम पहले किसी एक बंदे से कहें कि भाई कुर्सी अंदर रख दो और फिर आए, तो फिर वो जो टेंशन होगी बाद वाली वो कम हो जाएगी। अदरवाइज तो कभी आगे आ रही होगी कुर्सी, कभी नीचे जा रही होगी, एडजस्ट करने में बहुत टाइम लग जाएगा हमें। सेम इसी तरह वेबसाइट पे भी अगर आपने साइजेस नहीं बताए, गूगल हमें कहता है कि आप इमेजेस के साइज़ बता कर लाओगे तो मुझे आसानी होगी। अगर आपको लगता है कि आपको साइज़ करते हुए आपका इमेज कंप्रेस हो जाता है और रीशेप हो जाता है, तो आप विड्थ तो राइट दोनों ना करो, सिर्फ विड्थ कर दो। यानी किसी एक चीज़ को भी कर लोगे तो वो ये समझेगा कि आपने इसका कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या आती है इसमें, CLS में दूसरी चीज़ आती है आपके फ़ॉन्ट्स। अगर कोई बंदा ये कहता है कि भाई मेरी वेबसाइट को ऐसा जालिम अट्रैक्टिव बनाओ कि उसका फ़ॉन्ट दुनिया में पहली दफ़ा नज़र आया, हाँ, मतलब डिफरेंट फ़ॉन्ट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आम लोगों के फ़ॉन्ट्स तो है ही नहीं है, ना वो आम कंप्यूटर्स पर है, ना वो आम लैपटॉप्स पर है, मोबाइल्स पर है। जिसका मतलब जब पहली दफ़ा वो वेबसाइट किसी के मोबाइल पर खुलेगी तो वो क्या करेगा, फ़ॉन्ट्स को भी इंस्टॉल करेगा, स्पीड स्लो, फिर वेबसाइट की स्पीड स्लो। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल बात करनी है कि भाई सिस्टम फ़ॉन्ट्स पे जाओ, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन होगी आपके पास, आगे सब कुछ वही आएगा जो मैं आपको बता चुका हूँ। मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, HTTPS यानी कि SSL होनी चाहिए, ये भी टेक्निकल SEO है। क्राउड एरर्स कहाँ से चेक करेंगे, जाकर सर्च कंसोल से, ठीक है। अच्छा जी, ब्रोकन लिंक्स कहाँ से चेक करेंगे, 404 एरर चेक करना भी मैंने बताया था। रीडायरेक्ट अभी हमने पढ़ा है, 301 और 302 का रीडायरेक्ट लगाओ। उसके बाद क्या कहते हैं, इन चीज़ों को भी चेक कर लो। नेविगेशनल मेन्यूज कैसे बने हुए हैं, कैटेगराइजेशन आपने वेबसाइट पे कैसे की हुई है, आपकी वेबसाइट का URL स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल लिंकिंग हाइपरलिंक्स कैसे बने हुए हैं, ये भी ठीक होना चाहिए। रोबोट्स की फाइल, ये भी टेक्निकल SEO में आ रहा है, ये भी टेक्निकल SEO में आ रहा है। उसके बाद यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, ये भी हमने डिस्कस किया था। इसका क्या मतलब है यूज़र फ्रेंडली का, कि पार्ट ऑफ दैट means organization URL are constructed logically, easy to read और intelligible to readers। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि लॉजिकली बने हो, उसके बाद easy to read हो, कीवर्ड्स आ रहे हो आपके तो easy to read हो गए, intelligible to readers
आपके कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं उसमें। उसके बाद आगे आओ, ये ऐसे यूआरएल्स होने चाहिए, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद 301 का रीडायरेक्ट और कैनोनिकल, ये भी टेक्निकल एसईओ में आ रहा है। सारी चीज़ें तकरीबन हम पहले पढ़ चुके हुए थे, ठीक है। सो ये थी हमारे पास टेक्निकल एसईओ, ठीक है। ये हमने आज ऑन साइट एसईओ को और टेक्निकल एसईओ को वाइंड अप कर दिया, और यही दो मेजर पार्ट्स हैं जिसके आपकी वेबसाइट ने रैंक होना है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि लिंक बिल्डिंग या ऑफ साइट एसईओ क्या होती है। लेकिन ये वाली जो एसईओ है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, लिंक्स ऐड करने, मतलब इट्स लाइक अ डाटा एंट्री जॉब। लिंक बिल्डिंग डाटा एंट्री की जॉब की तरह, इसमें कोई इंटेलेक्चुअल काम नहीं है, कोई टेक्निकल काम नहीं है। आपकी जो ऑन साइट एसईओ थी टोटल टेक्निकल थी, टेक्निकल एसईओ भी टेक्निकल ग्राउंड पर चल रही थी, मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल पर चल रही थी। लेकिन जो लिंक बिल्डिंग है वो क्या है कि जितने ज़्यादा लिंक्स लगाओगे उतनी ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होती जाएगी आपकी वेबसाइट की। लेकिन लिंक बिल्डिंग करने से आप रैंक नहीं करते हैं। यानी कि एक वेबसाइट है उसने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी लिंक बिल्डिंग की हुई है, और एक वेबसाइट है उसने ऑन साइट एसईओ टेक्निकल एसईओ की हुई है, तो लिंक बिल्डिंग वाली वेबसाइट रैंक नहीं करेगी कीवर्ड्स पर। वो कीवर्ड्स पे तो उसने काम ही कम किया हुआ है, ना होने के बराबर कीवर्ड्स पे काम है। क्या है, वेबसाइट ढूंढ रहा है, पेस्ट करता जा रहा है लिंक्स वेबसाइट के, ठीक है। उसकी अथॉरिटी तो अच्छी हो रही होगी, लेकिन सर्चिंग में वो वेबसाइट नहीं आ रही है। तो वेबसाइट को सर्चिंग में लाने के लिए हमें लिंक बिल्डिंग पे काम करना होगा, ठीक है।